स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम आज अध्ययन करेंगे मीटर सेतु के बारे में। मीटर सेतु आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर भी आपका एक प्रैक्टिकल आएगा जिसमें आपको मीटर सेतु की सहायता से कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु के बारे में, क्या मीटर सेतु होता है, किस प्रकार से इसका परिपथ होता है और किस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली होती है और किस प्रकार से हमारे को इसको मतलब इसमें यूज करते समय इसमें सावधानी रखनी है या फिर इसका क्या कार्य है। तो मीटर सेतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मीटर सेतु है ना वो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत। अब आपको पता है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत क्या होता है। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने अध्ययन कर लिया था। अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया तो पिछला वो वीडियो जाकर आप देखो, वो देखोगे तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? मीटर सेतु। दोनों ही सेतु सेतु है, ये व्हीट स्टोन सेतु है, ये मीटर सेतु है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मीटर सेतु है वो आपको ध्यान में रखना है। मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है और हमें पता है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत है वो क्या होता है। ठीक है, जो मतलब आपकी धारामापी है, अगर विभव बराबर हो गया बी बिंदु और डी बिंदु पर तो आपके धारामापी में शून्य विक्षेप आएगा, मतलब धारा जीरो बहेगी। इसका मतलब वहां पर जो अंदर बीच वाला जो परिपथ है उसको हम हटा देंगे और हमारे जो भी है वो हमारे को प्रतिरोध वगैरह जो भी वोल्टता वगैरह चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मीटर सेतु है वो क्या होता है तो इसके बारे में देखो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मीटर सेतु है वो क्या किया जाता है, किसका इसका प्रयोग किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मतलब आपको क्या किया जाएगा? आपको दिया जाएगा एक अज्ञात प्रतिरोध का तार। क्या दिया जाएगा आपको? एक अज्ञात प्रतिरोध का तार दिया जाएगा और उस अज्ञात प्रतिरोध के तार की सहायता से आपको है वो क्या करना है, आपको मतलब उस तार का प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके किस प्रकार से इसकी बनावट है क्या है वो तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अच्छे से आपको देखना है। तो देखो बनावट देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा 1 मीटर लगभग है वो लंबा लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है, मतलब लकड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी चलो बनाते नहीं, यहाँ पर समझना कि यहाँ पर एक लकड़ी है। ठीक है, कितने मीटर लंबी है? 1 मीटर लंबी है। यहाँ पर चलो बना लेता हूं मैं। तो ये 1 मीटर, पूरी 1 मीटर तो हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पर छोटे से बनाएंगे। ये एक क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कितना है? 1 मीटर लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, अब इस लकड़ी की टुकड़ी पर मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से इसकी बनावट है वो उसके बारे में। तो यहाँ पर लगी होती है 2 तांबे की पत्तियां। सबसे पहले 2 क्या लगी होती है? यहाँ पर एक लकड़ी का, यहाँ पर हमने ले लिया कार्डबोर्ड, यहाँ पर लगी होती है 2 तांबे की पत्तियां एल आकार की। किस आकार की? एल आकार की। किस प्रकार से? यहाँ पर एक तांबे की पत्ती लगी रहेगी, ये इस प्रकार से लगा देंगे इसको। ये एक तांबे की पत्ती है। ठीक है, इस तांबे की पत्ती पर लगे होंगे संयोजक पेच। क्या लगे होंगे? संयोजक पेच। संयोजक पेच। अब ये क्या काम आते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये हमने लगा दिए संयोजक पेच। 2 या 3 मान लो। यहाँ पर ये क्या होते हैं? संयोजक पेच। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ये हमने लगा दिए संयोजक पेच। ठीक है, संयोजक पेच क्या होते हैं? इस प्रकार से मतलब तार को कसने के लिए लगाए जाते हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, जो ये संयोजक पेच है यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? तार को लपेट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जो भी यहाँ पर लगा रहेगा उसको कस दिया जाता है तो ताकि वो तार है वो हिले ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजित करने वाले पेज होते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजक पेच। ठीक है, समझ में आ गया? एक पत्ती हमने लगा दी, एक और पत्ती लगाएंगे जो इस साइड में लगाएंगे। ये लकड़ी का कार्डबोर्ड है। ठीक है, आपको 3D के अंदर सोचना है आपको। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इस प्रकार से एक और पत्ती लगा देंगे। यहाँ पर ये लो हमने एक और पत्ती लगा दी। ये देखो एल आकार की है ना, यहाँ पर एल आकार की जैसे मैंने बनाई आपको भी वैसे ही बनानी है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम संयोजक पेज लगा देंगे। यहाँ पर ये 1, 2, 3 पेज लगा देंगे। क्लियर है इतना? ये मीटर सेतु का हम परिपथ बना ले, किस प्रकार से मीटर सेतु है वो कार्य करता है। ये हमने क्या कर दिया, मीटर सेतु में क्या होता है? 1 मीटर लंबा है वो लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है, उसके अंदर हमारे पास में 2 तांबे की पत्तियां लगी होती है। ठीक है, वो 2 तांबे की पत्तियां एल आकार की होती है और उनके अंदर है वो क्या लगे होते हैं? संयोजक पेच है वो लगे होते हैं। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर क्या होती है? इसके अंदर एक और पत्ती मतलब लगी होती है और वो पत्ती होती है यहाँ पर बीच में लगाई जाती है वो, और उसमें भी 3 संयोजक पेज लगे होते हैं। कितने संयोजक पेज लगे होते हैं? 3, 1, 2 और 3।
ठीक है, समझ गए होंगे आप किस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो आपके यहाँ पर पास में आपको दिख रहा है इसमें आप देख लेना, ये थोड़ा सा मतलब 3D में डायग्राम है तो इसको आप समझ लेना, यहाँ पर फटाफट से इसको देख लो। उसी प्रकार से हम यहाँ पर है वो उसको इसको है वो बनाएंगे। तो अब देखो आगे यहाँ पर ये हमारी क्या लगी, दो संयोजक है, मतलब यहाँ पर पेज वगैरह लगी, दो पत्तियां लगी, एक और पत्ती लगी। अब यहाँ पर हम इसको नाम देंगे, इसको नाम दे दिया हमने ए, क्या नाम दे दिया ए। उसके बाद में यहाँ पर इसको नाम देंगे, इस पत्ती को नाम दे दिया ए, इस पत्ती को नाम दे दिया डी, इस पत्ती को नाम दे दिया सी। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए और सी को, ए और जो सी है उसके मध्य यहाँ पर लगाएंगे एक तार जो होगा आपका 1 मीटर लंबा। तार कितना होगा, 1 मीटर लंबा। इसका मतलब हमारे को लकड़ी कार्डबोर्ड 1 मीटर लंबे थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा ना, तो आपको ध्यान रखना, ये नहीं लिखना आपको कि 1 मीटर लंबा, आपको क्या लेना है, लकड़ी कार्डबोर्ड लेना। आपको क्या रखना है कि 1 मीटर लंबा हम क्या लेंगे, एक तार लेंगे जो होगा आपका मैग्नीन या कांस्टेंट का। किसका होगा तार, किसका होगा तार, होगा आपका मैग्नीन या कांस्टेंट, ठीक है, या जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो मैग्नीन या कांस्टेंट का तार लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपकी मिश्र धातुएं होती है, ये क्या है आपकी मिश्र धातुएं, तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में वो ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, निम्न तापों पर नहीं होता ना। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मैग्नीन या कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर धारा तो प्रवाहित करेंगे ना, तो इससे जो तार है वो गर्म हो गया तो उसका अगर प्रतिरोध ही बढ़ गया तो फिर हम अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या ज्ञात करेंगे, हमारे पास में तो प्रतिरोध की सही रीडिंग आएगी नहीं। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, 1 मीटर लंबे मैग्नीन या कांस्टेंट के तार का प्रयोग करते हैं। और ये लगा होता है, यहाँ पर एक पैमाना लगा होता है, ठीक है, इसके यहाँ पर नीचे क्या लगा होता है, एक पैमाना लगा होता है इस प्रकार से, ताकि हम यहाँ पर मेजरमेंट माप सके कि कितना आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पैमाना लग रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये डी बिंदु है, क्या होगा, डी जो आपकी पत्ती है, ठीक है, उस पत्ती के जो ये बीच वाला संयोजक पेच है, इससे यहाँ पर एक तार लेंगे और यहाँ पर एक लगाएंगे हम एक धारामापी। क्या लगाएंगे, एक धारामापी लगाएंगे। और इस धारामापी का एक सिरा, तो एक धारामापी लेंगे, उस धारामापी का एक सिरा तो है वो जुड़ा होगा आपका डी पत्ती के एक संयोजक पेच से, बीच वाले संयोजक पेच से। और इस धारामापी का जो दूसरा सिरा है वो दूसरा सिरा जुड़ा रहेगा श्रेपी कुंजी से। किससे जुड़ा रहेगा, श्रेपी कुंजी, जिसको हम जोकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकी या फिर श्रेपी कुंजी। अब जोकी या श्रेपी कुंजी क्या है, तो आप अभी डायग्राम के अंदर देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इसको बोलते हैं श्रेपी या फिर जोकी बोलते हैं। तो श्रेपी या जोकी है, ये यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ पर इसके ऊपर आगे इस प्रकार से पतला भाग होता है, उसको तार पर हम रगड़ सके इसलिए, ठीक है। और ये सुचालक होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आगे हम लगा देंगे एक श्रेपी, मतलब जो कुंजी है जिसको हम जोकी भी बोलते हैं, उसको लगा देंगे। अब वो क्या करेंगे, उस तार को हम यहाँ पर उसको हम यहाँ पर तार पर अलग अलग जगह पर रखेंगे और हम जो हमारी कंडीशन है उसको निकालेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, इतनी कंडीशन हमने करनी, लकड़ी कार्डबोर्ड ले लिया, यहाँ पर एक मतलब 3 हमारी पत्तियां होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए पत्ती है उसको हम जोड़ेंगे, उसको ए पत्ती को हम जोड़ेंगे एक बैटरी के प्लस से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी के प्लस से, मतलब सेल के प्लस से। और सी को हम जोड़ेंगे यहाँ पर बैटरी के, किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। उससे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे सेल के बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे हम एक धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक लगाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि धारा नियंत्रक की सहायता से ही हम अलग अलग मान निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम औसत है वो क्या निकालेंगे, प्रतिरोध है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया एक धारा नियंत्रक। और यहाँ पर साथ साथ में हम एक लगाएंगे कुंजी भी। क्या लगाएंगे, कुंजी भी लगाएंगे। तो ये हमने एक कुंजी लगा दी, ठीक है। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने बंद नहीं किया था, कोई बात नहीं, फिर आपको समझ में आ गया हो। कुंजी जब भी आपको बोला जाए, कुंजी जब भी बंद होती है ना, बंद होने का मतलब हम डॉट लगा देते हैं। यहाँ पर डॉट लगाने का मतलब जब आप देखोगे ना उसको, तब आपको समझ में आ जाएगा कुंजी बंद होने का क्या मतलब है। मैंने बताया था कि कुंजी ये है, इसके ये इस प्रकार से अलग 2 तांबे के तार है, इसके मध्य जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक तांबे का तार लगा देता है ना, यहाँ पर इस प्रकार से, तो दोनों आपस में संपर्क में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे बंद करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान रखना, कुंजी को बंद करने से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और कुंजी को खुला रखने पर क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दी, इसका मतलब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी।
ठीक है, अभी हमारे को नहीं प्रवेश करनी है, फिर हम प्रवेश करवा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा धारा नियंत्रक आर एच, रियोस्टेट। क्या होता है? रियोस्टेट हो गई। ये हो गया आपकी कुंजी के। ठीक है, ये हो गया आपका तार। ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया, ए और सी को, ए और जो सी पत्तियां हैं उनको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी की सहायता से वो जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, ये बीच वाली जो पत्ती है डी ए, और जो ये आपकी ए पत्ती है, इसमें जो देखो ये संयोजक पेच बच गया ना, इन संयोजक पेचों के मध्य हम लगाएंगे, एक के मध्य तो लगाएंगे हम यहाँ पर, मतलब ए और डी के मध्य हम लगाएंगे एक प्रतिरोध बॉक्स। क्या लगाएंगे? एक प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ पर लगाएंगे हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। अब ये प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स के अंदर एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग मान के प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग मान के वो प्रतिरोध होते हैं। मतलब हमारे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा ए और डी के मध्य ज्ञात प्रतिरोध। अगर हमारे को अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे को आवश्यकता होगी एक ज्ञात प्रतिरोध की। बिना हम ज्ञात प्रतिरोध के अज्ञात प्रतिरोध मतलब नहीं निकाल सकते। मतलब कोई सा भी लगा लो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। ठीक है, लगाना छोटा ही आपको, ज्यादा नहीं कि 100, 200, 300 लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा प्रतिरोध लगाएंगे तो यहाँ पर तार ज्यादा गर्म होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और जो ज्यादा प्रतिरोध लगाने पर हमारा जो मतलब सही मान है, रीडिंग वगैरह, वो भी आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं आपका है आर। कितना है इसका प्रतिरोध? आर। मतलब प्रतिरोध बॉक्स का कितना हो गया? प्रतिरोध आर हो गया। ये आपका है प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। उसके बाद में जो आपका डी और सी, डी और जो सी है उसकी पत्ती है, उसके यहाँ पर ये जो दो संयोजक पेच बच गए, यहाँ पर हम लगा देंगे जो भी हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। ये क्या आपका अज्ञात प्रतिरोध एस, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध। समझ में आ रहा है डायग्राम किस प्रकार से बना रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर हमने लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पर लगा दिया अज्ञात प्रतिरोध। ये आपकी इस प्रकार से 3 संयोजक पत्तियां होगी। ठीक है, तांबे की पत्तियां होगी। यहाँ पर हमने ये ए और जो सी है उसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी के सहायता से। यहाँ पर एक लगा दिया रियोस्टेट, यहाँ पर लगा दिया हमने एक कुंजी, और यहाँ पर ए और सी के मध्य हमने लगा दिया, यहाँ पर क्या, ए और सी के मध्य हमने लगा दी एक मतलब 1 मीटर लंबा मतलब जो तार है वो लगा दिया मैग्नीन या कांस्टेंट का। और इसको जो यहाँ पर ये कुंजी या फिर जो ये आपकी सेरेपी, मतलब जो आपकी सेरेपी कुंजी, मतलब जो आपकी जोकी है, उसको यहाँ पर जो पॉइंट बी, जो तार पर टच हो रही है, उसको हम दे देंगे पॉइंट बी। अब यहाँ पर ये जो अलग पार्ट हो गया पॉइंट बी देते, ये अलग पार्ट हो गया तार का, तो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं पी है, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं क्यू है। और ये पूरा तार की लंबाई कितनी है? पूरी तार की लंबाई है आपकी 1 मीटर। 1 मीटर को यहाँ पर जो पैमाना होता है वो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मान लो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आपका मान लेते हैं, क्या ये पूरा तार कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा ये 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये जो आपका जो धारामापी है, ये वाला बी बिंदु है, वो बी और ए और बी के मध्य मान लेते हैं लंबाई है ये आपकी एल। तो ये कितनी बचेगी? 100 में से ये एल घटा दो, आपकी क्या बच जाएगी? एल ये बाकी बच जाएगी ये वाली लंबाई। भाई पूरी लंबाई है हमारे पास में 100 सेंटीमीटर, उसमें से ए और बी के मध्य हमने लंबाई मान ली कितनी आई है? एल आई है। अब यहाँ पर बी और सी के मध्य कितनी बचेगी? बी और सी के मध्य बचेगी 100 माइनस का एल। अगर आप कन्फ्यूजन है तो आप इन दोनों को वापस जोड़ दो, वापस जोड़ोगे तो क्या आएगा? 100 माइनस एल प्लस का एल, एल से एल कैंसिल हो, वापस कितना है? 100 ही आया ना। तो इसका मतलब एल को जोड़ने पर यहाँ पर मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एल लंबाई आई, तो ये कितना होगी? 100 माइनस एल लंबाई होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग तार का प्रतिरोध लेना है। मतलब जो ये आपका बी बिंदु, मतलब जो आपकी यहाँ पर जोकी रखी हुई ना, तो जोकी से रख दी यहाँ पर तार पर, और फिर यहाँ पर ये वाली लंबाई एल ले ली और ये वाली लंबाई ले ली हमने 100 माइनस एल। मतलब ये वाला अलग तार ले लिया, ये अलग तार है, तार तो एक ही है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशन मान ली। इस तार का प्रतिरोध मान लिया हमने पी है, इस तार का प्रतिरोध मान लिया हमने क्यू है, और यहाँ पर ये आपका प्रतिरोध बॉक्स लग गया आर, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध हो गया एस। ठीक है, ध्यान रखना है प्रतिरोध बॉक्स के अंदर आपको जो प्रतिरोध है वो ज्ञात होना चाहिए। ये आपका पूरा क्या है? जो मीटर सेतु उसका परिपथ चित्र है। समझ में आ गया होगा? मीटर सेतु का परिपथ चित्र किस प्रकार से बनाएंगे? हम लेंगे एक लकड़ी का कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड लेंगे, लकड़ी लेंगे, फिर वहां पर क्या करेंगे? हम लगाएंगे 3 जो पत्तियां लगाएंगे। ठीक है, 2 तो पत्तियां आपकी एल आकार की होगी, 1 और 2 पत्तियां एल आकार की होगी। ठीक है, उनमें लगे होंगे संयोजक पेच। ये 1 2 3 ये संयोजक पेच लगा दिए, 1 2 3 संयोजक पेच लगा दिए। फिर यहाँ पर क्या होगा? एक और पत्ती लगे होंगे, लेंगे जिसको नाम दे दिया हमने डी, उस डी पत्ती पर भी 3 संयोजक पेच लगे होंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? ए और जो सी है, मतलब ए और जो सी पत्ती है उसको हमने 1 मीटर
लंबे जो कांस्टेंट या मैग्नीन के जो तार है उससे हमने जोड़ दिया, ठीक है। जो जोड़ने के बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया, जो ए और सी है उसको हमने किससे जोड़ दिया, एक मीटर से जोड़ दिया। फिर हम रियोस्टेट या कुंजी से भी इसको जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए के पत्ती के संयोजक पेज और डी पत्ती के संयोजक पेज के मध्य हम लगा देंगे एक प्रतिरोध बॉक्स। उस प्रतिरोध बॉक्स में हमारे को ज्ञात प्रतिरोध हमारे को ज्ञात होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लगा देंगे, अगर प्रतिरोध बॉक्स आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका डायग्राम यहाँ पर आ रहा है वापस से उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा प्रतिरोध बॉक्स है वो किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में देखो अज्ञात प्रतिरोध, क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। ये आपको है वो दिया जाएगा तार और उसको आपको किसके मध्य लगाना है, डी और सी के मध्य वो लगाना है। तो ये हो गया आपका मीटर सेतु का पूरा परिपथ। अब हमारे को देखना है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, मतलब हम किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अज्ञात प्रतिरोध है वो मतलब सॉरी ये मीटर सेतु है वो क्या आपका व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत प्रकार ये करता है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कुंजी को बंद करेंगे तो यहाँ पर होगी धारा प्रवाहित, क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इस प्रकार से मान लो धारा बह रही, धारा बह रही, हम धारा नियंत्रक है उसके साथ ऐसे धारा को नियंत्रित करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, धारा को नियंत्रित किया, फिर यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई। यहाँ पर चूंकि ये देखो सारे आपस में सब जुड़े हुए, यहाँ से धारा जाएगी, इसमें से धारा जाएगी, इसमें से धारा जाएगी, इसमें से धारा जाएगी, वापस आ जाएगी यहाँ पर, इसमें भी धारा जाएगी यहाँ पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर धारा जाएगी तो यहाँ पर भी ये संयोजक पत्ती है, तो ये वाला जो हमने यहाँ पर क्या लगा दी, धारा मापी लगा रखी है, ये धारा मापी भी लगा रखी है, तो इसमें भी धारा जाएगी। अब हमारे को करना क्या है, हमारे को कोई सी भी करके यहाँ पर क्या लेना है, धारा मापी में शून्य विक्षेप लाना है। धारा मापी में शून्य विक्षेप लाने का मतलब जो आपकी धारा मापी के अंदर धारा है वो कितने जानी चाहिए, 0 जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपकी जो धारा मापी है उसका ये आगे जो तार लगा होता है इसके सहायता से यहाँ पर जो जोकी लगी होती है उसको ये मान लो तार है, उसको हम क्या करेंगे अलग अलग जगह पर इस प्रकार से रख के चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी जगह पर है वो आपका है वो धारा मापी के अंदर शून्य विक्षेप आ रहा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इस जोकी को है, इस जोकी को हमने पहले यहाँ पर तार पर रखा, धारा मापी में हमने देखा शून्य विक्षेप नहीं है, फिर हमने यहाँ पर रखा, धारा मापी में शून्य विक्षेप नहीं है। ऐसे करते करते हम सब जगहों पर चेक करेंगे, ठीक है। रख रख के आपको चेक करना है, घिसना नहीं है उसके ऊपर ऐसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर रख के चेक करेंगे। और मान लो हमने एक ऐसा पॉइंट मिला, अभी यहाँ पर हमें बी पॉइंट मिला, तो इस बी पॉइंट पर हमारा जो धारामापी में जो विक्षेप है वो कितना हो गया, शून्य हो गया। धारामापी में विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया। और धारामापी में शून्य विक्षेप हो गया तो ये आपकी होगी सेतु संतुलित अवस्था। कौन सी अवस्था होगी, सेतु संतुलित अवस्था होगी। आप इसको देखो, ये परिपथ हमने बनाया तब आपको कंफ्यूजन लग रहा है, और आप देखोगे तो आपको वही मिलेगा। ये वाला एक प्रतिरोध है, ये वाला एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पर बीच में लगी आपकी एक धारामापी, जो इस प्रकार से बनाया था ना हमने, ये मान लो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बन रहा है। देखो किस प्रकार से, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध, और यहाँ पर बीच में क्या लगा दी, बीच में लगा दी एक धारामापी, ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये हमने कल क्या देखा था, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु ही तो होता है, पर इसको हमने थोड़ा सा ऐसे टेढ़े मेढ़ा किया था, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये देखो एक प्रतिरोध लगा है, ये प्रतिरोध लगा है, ये प्रतिरोध लगा, प्रतिरोध लगा। अब अगर आपको बोल दे इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आप क्या ज्ञात कर पाओगे, नहीं ज्ञात कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या रहा है आपका एक प्रतिरोध आ रहा है। तो इसको गायब करना था, तो आपको यहाँ पर क्या करना था कि जो आपका आपने इसको नाम दिया था, इसको ए पॉइंट दिया था, इसको आपने क्या दिया था, बी दिया था, इसको आपने सी दिया था। भाई इस तार को आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, वही वापस बन जाएगा। सी दे दिया था, ये कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर तार जुड़ रहा है उसी को पॉइंट देंगे। यहाँ पर ये देखो संधि बिंदु है, ये संधि बिंदु, ये संधि बिंदु, यहाँ पर भी संधि बिंदु है, इसको देंगे डी। यहाँ पर कोई संधि बिंदु ही क्या, दो तार अलग जुड़ रहे हैं यहाँ पर तार, ये तो एक ही तार है, तो सिंधु बिंदु पर हमने दे दिया। तब हमने क्या देखा था कि बी और डी के मध्य अगर यहाँ पर विभव है वो आपका बराबर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो धारामापी में वो क्या आ जाएगा, शून्य विक्षेप हो जाएगा। तो वही हमारे को क्या करना है, अब हमने क्या कर दिया, ये वाला जो तार है उसको उठा के हमने क्या जोड़ दी, उसके आगे जोकी जोड़ दी, और फिर हमने अलग अलग जो 1 मीटर लंबा तार लिया है, ठीक है। ये जो हमारा 2 प्रतिरोध है वो तार ही है, उसके अंदर हम अलग अलग जगह पर रखेंगे इस जोकी को, और वो कंडीशन ढूंढ देंगे जहां पर हमारा धारामापी में विक्षेप है वो शून्य आ जाएगा। फिर देखो बी और डी के मध्य शून्य आ गया, इसका मतलब बी और डी के मध्य धारा मतलब जो आपका विभव है वो बराबर है, इसी वजह से धारामापी में शून्य विक्षेप आया है। तो ये धारामापी में अगर शून्य विक्षेप आ गया, इसका मतलब ये सेतु संतुलित अवस्था में, किसमें है, सेतु संतुलित अवस्था में है। और सेतु संतुलित अवस्था में तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, उससे पहले हम लिखेंगे
कि प्रतिरोध है, हमें पता है प्रतिरोध है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के कैसे होता है हमें तो पता ही है भाई। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए होता है ना, हमने ये पढ़ा ना। तो यहाँ से देख लो आर समानुपाती है लंबाई के, जितना ज्यादा लंबाई होगी उतने ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये पूरा जो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा तार है उसको दो भागों में यहाँ पर क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कैसे विभाजित किया, बी बिंदु के आधार पर। बी बिंदु पर हमारे को गैल्वेनोमीटर मतलब जो धारामापी है उसमें शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर ए और बी के मध्य प्रतिरोध मान लिया पी है, बी और सी के मध्य मान लिया प्रतिरोध क्यू है। तो पी प्रतिरोध है उसकी लंबाई कितनी है एल, क्यू प्रतिरोध है उसकी लंबाई 100 माइनस एल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पी समानुपाती यहाँ से एल के, प्रतिरोध पी है वो समानुपाती है लंबाई एल के, और प्रतिरोध क्यू है वो समानुपाती उसकी लंबाई की, उसकी लंबाई कितनी 100 माइनस एल। इतना तो कर सकता हूँ मैं इस वाले फॉर्मूले से कि प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के। ये इस तार का इतने तार का प्रतिरोध है बी, इस तार का प्रतिरोध है क्यू, इस वाले तार का लंबाई है वो एल है, इस वाले तार की यहाँ पर लंबाई 100 माइनस एल है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इन दोनों का दे दो भाग, तो भाग देने पर आएगा क्या, पी बटा क्यू बराबर पी बटा क्यू बराबर एल अपॉन 100 माइनस एल। अब आप बोलोगे समानुपाती चिन्ह हटा तो फिर यहाँ पर नियतांक क्यों नहीं है, नियतांक कौन सा आएगा, नियतांक आएगा आपका रो, कौन सा आएगा, रो आएगा नियतांक। तो रो नियतांक आएगा तो क्योंकि एक ही तार है, तार ये एक ही है तो प्रतिरोधकता चेंज कैसे हो सकती है। प्रतिरोधक के बारे में हमने पढ़ा ना कि प्रतिरोधकता लंबाई और इस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब हमने तार तो ये और पी और क्यू है, प्रतिरोध है, तार तो एक ही ना, हमने चाहे मैग्नीन का ले लो चाहे कांस्टेंट का ले लो, तार तो एक ही ना। इसका मतलब प्रतिरोधकता को रो लिखोगे तो कट जाएगा वो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। अब अगर ये हमने कंडीशन निकाली, अब अगर हमारा जो ये पूरा परिपथ है वो अगर सेतु संतुलित अवस्था में है यहाँ पर, क्योंकि बी बिंदु पर हमारे को धारा बिंदु जो धारामापी उसमें क्या मिल गया, शून्य विक्षेप मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि सेतु संतुलित अवस्था में, सेतु संतुलित अवस्था में, तो सेतु संतुलित अवस्था में हमने कल निकाला था व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था कब आती है, जब क्या होता है यहाँ पर इसका हमने लिया था ये पी क्यू आर एस ये ले लेता ना। तो हमने क्या देखा था, जब P और R का अनुपात बराबर हो Q और S का अनुपात है, या ऐसे बोल दो P और Q का अनुपात है R और S के बराबर, ये था ना। तो आप कैसा भी ले लो, यहाँ पर P और R का अनुपात ले लो तो P बटा R बराबर होना चाहिए किसके, Q बटा S के होना चाहिए। ये आपकी क्या है, सेतु संतुलित अवस्था की मतलब कंडीशन थी। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो P बटा Q करो तो P बटा Q किसके बराबर आएगा, यहाँ पर P बटा Q आएगा आपका R बटा S के बराबर। P बटा Q किसके बराबर आएगा, R बटा S के बराबर आएगा ना। और P बटा Q का मान क्या है, L बटा 100 माइनस L। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P बटा Q की जगह तो L बटा 100 माइनस L बराबर क्या हो जाएगा, R बटा S। अब यहाँ पर R क्या है, R आपके पास में ज्ञात प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है वो क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और S क्या है, S है आपके पास में ज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या होगा, यहाँ से S का मान चाहिए हमारे को, तो S का मान है S को इस साइड भेज दो, S बराबर R, क्योंकि अब यहाँ पर S ऊपर आ गया इसका मतलब ये 100 माइनस L ऊपर ऐसे जाएगा तो 100 माइनस का L और ये नीचे आ जाएगा L और इनटू क्या आ जाएगा R आ जाएगा। और ये S ये आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास में देखो R का मान होगा, क्योंकि R क्या आपका ज्ञात प्रतिरोध है, L क्या लंबाई है, लंबाई आपको पता चल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पैमाना लिखा होगा। उस पैमाने के आधार पर यहाँ पर आप क्या कर लोगे, जो ये लंबाई है L है वो ज्ञात कर लोगे। भाई स्केल के साथ जैसे याद कर सकते हैं, तो ये स्केल ही मानो यहाँ पर स्केल लगी हुई है, तो यहाँ पर L लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। L लंबाई ज्ञात होगी तो हमारे क्या ज्ञात हो गया, प्रतिरोध जो अज्ञात प्रतिरोध है वो ज्ञात हो गया। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि S बराबर 100 माइनस L, रटना नहीं है कि इस फॉर्मूले को रटोगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें की है हमने मीटर सेतु के अंदर, ठीक है। हमें पता है कि प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के, तो ये प्रतिरोध समानुपाती L के, ये प्रतिरोध आपको समानुपाती 100 माइनस L के, दोनों को भाग दिया। फिर हमें पता है सेतु संतुलित अवस्था होगी तो क्या होगा, इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसके अनुपात बराबर होगा, या फिर इसका इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, कैसे भी लिखो आप। अब अगर ये आ गया हमारे पास में ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अगर मान लो कभी कभी होता क्या है, या फिर ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि जब आप क्या करोगे, यहाँ पर ज्ञात करोगे ज्ञात प्रतिरोध। अब चूंकि हमने जो प्रतिरोध दिया वो केवल तार का लिया, यहाँ पर ये तांबे की पत्तियां भी तो लगी होती ना, तो इन तांबे की पत्तियों के कारण भी यहाँ पर क्या रह जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। ये हमारे को सावधानी के अंदर ध्यान रखना है कि जो एक तो आपको क्या नहीं करना है कि जो जोकी है उसको आपको क्या नहीं करना है, तार के ऊपर मतलब रगड़ते हुए नहीं चलाना है उसको। दूसरी सावधानी क्या ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर प्रतिरोध है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूले के अंदर
इस तांबे के तार की पत्तियों का प्रतिरोध कैलकुलेट नहीं किया। तो उसके लिए यहाँ पर करेंगे क्या हमें कि यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसकी स्थितियां, मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध है पहले जो हमने किसके मध्य लगा रखा था, डी और सी के पत्ती के मध्य लगा रहा था। अब हम क्या करेंगे, पहले इस कंडीशन इस आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे ए और डी के मध्य है वो अज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे और जो प्रतिरोध बॉक्स है उसको लगा देंगे डी और सी के मध्य। तो इसको क्या किया हमने यहाँ पर लगा दिया। पहले तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया, तब हमारा ये फॉर्मूला आ गया था। अब क्या यहाँ पर इनकी स्थितियां चेंज करने पर, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को यहाँ पर और प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ पर रखेंगे तो क्या यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। तो उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रतिरोध बॉक्स की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, अज्ञात प्रतिरोध। मतलब अब अज्ञात प्रतिरोध आपका कहां पर आ गया, अब अज्ञात प्रतिरोध आ गया आपका, अब अज्ञात प्रतिरोध आ गया ए और डी के मध्य। और इसको अज्ञात प्रतिरोध को हमने पहले भी एस दिया था, प्रतिरोध बॉक्स हो गया दिया था आर दिया था। अब आप इसके लिए फॉर्मूला निकालो। तो अब इसके लिए फॉर्मूला निकालो तो यहाँ पर होगा क्या कि एस बट्टा पी का अनुपात बराबर होना चाहिए आर बट्टा क्यू के। भाई तरीके से चलना, आपको रटना नहीं है कि पी बट्टा क्यू या पी बट्टा जो आपका आर है वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको तरीके से चलना है। तो एस बट्टा पी का अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, एस बट्टा पी का अनुपात बराबर होना चाहिए आपका, एस बट्टा पी का अनुपात बराबर होना चाहिए आर बट्टा क्यू के बराबर, आर बट्टा क्यू के बराबर होना चाहिए। या फिर बोल दो एस बट्टा आर का प्रतिरोध है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी बट्टा क्यू के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब ये एस है, ये आर है, ये पी है, आर को नीचे भेज दो, पी को साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा एस बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, एस बट्टा आर बराबर हो जाएगा पी बट्टा क्यू। अब पी बट्टा क्यू का मान रखो, तो पी बट्टा क्यू का मान रखोगे तो क्या आएगा आपका, पी बट्टा क्यू का मान रख दो, पी बट्टा क्यू का मान क्या है, पी बट्टा क्यू का मान है एल अपॉन 100 माइनस एल। तो यहाँ पर आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस का एल। तो यहाँ से एस बराबर आ जाएगा, यहाँ सीधा ये आर को साइड भेज दो तो ये आ गया आपका आर। तो ये फॉर्मूला आया आपका अज्ञात प्रतिरोध, और ये फॉर्मूला क्या सेम है क्या नहीं है, एस 100 माइनस एल और यहाँ पर ऊपर एल आ रहा है, नीचे एल, यहाँ पर 100 माइनस एल। इसका मतलब स्थितियां जब भी चेंज करोगे ना तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले सावधानी तो बता दिया आपको, जो कि घिसते हुए नहीं चलना है। दूसरी आपको सावधानी ध्यान में रखनी है कि प्रतिरोध है वो आपको क्या करना है, पहले तो जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको डी और सी के मध्य लगाना है, फिर और जो प्रतिरोध बॉक्स है उसको ए और डी के मध्य लगाना है, फिर आपको प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है अज्ञात प्रतिरोध, फिर आपको क्या करना है, फिर से इनकी स्थितियां चेंज कर देनी है। और स्थितियां चेंज करोगे तो आपको फॉर्मूला ये काम में लेना पड़ेगा। और फिर फॉर्मूला काम में लेने के बाद में यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध निकालोगे, यहाँ से एक अज्ञात प्रतिरोध मिल गया, यहाँ से एक अज्ञात प्रतिरोध मिल गया, और उन दोनों को आप क्या ले लोगे, औसत ले लोगे, तो आपकी त्रुटि है वो कम हो जाएगी। पूरी तरीके से त्रुटि कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी भी है वो क्या नहीं किया है, तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध है वो कैलकुलेट नहीं किया, साथ में नहीं जोड़ा है। इसका मतलब अभी हमारी कुछ त्रुटि लगेगी, लेकिन यहाँ पर जब हम इस प्रकार से करेंगे ना तो हमारी कुछ ना कुछ त्रुटि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको प्रतिरोध बॉक्स के अंदर कम से कम प्रतिरोध लेना है, ताकि आपका जो धारामापी में विक्षेप है वो लगभग तार के कहां पर प्राप्त हो, बीज के अंदर प्राप्त हो। और बीज के अंदर क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि बीज के अंदर जब भी तार का मतलब हमारे को प्रतिरोध मिलेगा बीज के अंदर, तो हमारे को वहां पर जो मतलब जो त्रुटि है वो हमारी सबसे कम रहेगी। मतलब धारामापी में जब भी है वो शून्य विक्षेप तार के बीच में आएगा, तो हमारी जो अज्ञात प्रतिरोध है उसके अंदर त्रुटि है वो क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। तो इसलिए हमें ज्यादातर क्या करना चाहिए कि जो प्रतिरोध बॉक्स है उसके अंदर निम्न प्रतिरोध लगाना चाहिए, ताकि हमारा धारामापी में विक्षेप है वो तार के मध्य प्राप्त हो। और ये भी बोल सकते हो कि मीटर सेतु में जो ज्यादातर जो आपका शून्य विक्षेप आता है धारामापी में वो तार के मध्य क्यों आता है, क्योंकि तार के मध्य आता है, इससे क्या होता है, जो आपकी प्रतिरोध जो आता है अज्ञात प्रतिरोध उसमें त्रुटि है वो नगण्य या बहुत ही कम आती है। इसलिए हमें जो धारामापी का विक्षेप है वो लगभग तार के मध्य हम लेकर आते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा मीटर सेतु के बारे में, हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। मीटर सेतु का प्रैक्टिकल आपका होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से वो समझना है। यहाँ पर इसके डायग्राम को समझना जरूरी है, किस प्रकार से हम तार जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से पत्तियां लगा रहे हैं। तो उसको आप क्या करो, ये वीडियो होने के बाद में आप इसको ट्राई करना, अलग से आपकी जो भी बुक है उसके अंदर आप लिखना, वहां पर ट्राई करना किस प्रकार से बनाया था, उस प्रकार से आप बनाना। और फिर वहां पर आप मान ले लेना, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स में मान लेना 1 ओम, और यहाँ पर इसकी लंबाई ले लेना आप कोई भी, और फिर उसको रखना है यहाँ पर, ठीक है। लंबाई अगर आपने 100 लिया है ना, तो यहाँ पर आपकी लंबाई भी आपको सेंटीमीटर में लेनी है। तो यहाँ पर आप लंबाई ले लेना जो भी आपको पिछली तरह आए, तो यहाँ पर आप पिछली तरह लंबाई लेके और फिर यहाँ पर रख लेना, यहाँ पर 100 माइनस का 75। अब इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते, आप ये ले सकते हो कि एल का मान हम 200 ले लें, पूरी लंबाई 100 है तो एल का मान 200 कैसे लोगे, ये तो आएगा 25 आएगा लंबाई, लगभग 25 मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आधी 50, ये मान लो 25 नहीं तो मान लो
30 मान लो, 35 मान लो, तो यहाँ 100 माइनस 35 ऊपर 35, r का मान 1 ओम रख दो, s का मान आ जाएगा। ठीक है, और फिर इनका और इनका औसत ले लो, दो चीजों का औसत बताइए आपको, 2 का औसत लेना है तो नीचे 2 का भाग दे दो, 3 का औसत लेना है 3 का भाग दे दो। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।